उत्तर प्रदेश में तमाम औद्योगिक नीतियां बनी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुधारा गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। अडानी, अंबानी, हर कोई उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन औद्योगिक विकास कितना हुआ, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल देव शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीएसआर जर्नल। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है द सीएसआर जर्नल में। मेरा सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कितनी सफल नीतियां हैं और इसके अलावा लोग कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आप लोग आकर्षण कर रहे हैं, खासकर कोरोना के इस काल में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इंडस्ट्रीज के लिए कि उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा माहौल मिले, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनको संसाधन उपलब्ध हो, उनको क्वालिटी पावर सप्लाई मिले, उनके साथ मिलकर सरकार उनके लिए काम करे और इंडस्ट्रीज जनता के लिए काम करे। ये सारी चीज़ें होती हैं। 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश का जो एक छवि है वो एक बहुत खराब तरीके से पूरे देश और दुनिया के सामने थी। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश अपहरण का प्रदेश है, लूट का प्रदेश है, भ्रष्टाचार का प्रदेश है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती। लेकिन सौभाग्य से 2017 में जिस समय हमारी सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उनका पहला ये वाक्य था कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स को संरक्षण देने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से हम सब कुछ करेंगे। और उनके द्वारा कहा गया ये वाक्य और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई नीतियां ने पूरे देश में इंडस्ट्रीज को आकर्षित किया। पूरी दुनिया भर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का एक नाम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना शुरू हुआ। उसका प्रमाण 2018 फरवरी में मिला। 21 और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर समिट का उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने जो बात कही थी उसको हम एक ध्येय वाक्य के रूप में लेकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाई गई दिशा के ऊपर काम करने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे। बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 5 महीने के अंदर ही 6 महीने के अंदर ही हमने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग करी और उसके 1 साल में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करी। और जब हमने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करी तो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में जितनी भी इंडस्ट्रीज के द्वारा 81 इंडस्ट्रीज के द्वारा पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट किया गया था, हमने सबकी अद्यतन स्थिति उसको प्रदर्शित करी अपने वहाँ पर जहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग किया। हर इंडस्ट्री के मैंने बताया कि इसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, इसका प्रोडक्शन की ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये सारी पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि लगभग 25% से ज्यादा एमओयूज का परिवर्तन इंडस्ट्री के रूप में मूर्त रूप में हुआ। उसमें से अधिकांशता के ऊपर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आज कोरोना क्राइसिस में भी उत्तर प्रदेश की तरफ लोग विश्वास के साथ देख रहे हैं। कोरोना क्राइसिस में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो वर्तमान में इंडस्ट्री है वो कठिनाई में थी, इंडस्ट्री भी कठिनाई में थी, मजदूर भी कठिनाई में था, हर व्यक्ति कोरोना में, पूरी दुनिया में ही वैश्विक बीमारी कठिनाई में, लेकिन उस कठिनाई को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ा सके ये हमारा जिम्मेवारी थी। और उस नाते से हमने जो इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग करी, पहली बात ये थी कि इंडस्ट्री के सर्वाइवल की बात की, फिर उनके रिवाइवल की बात की और वो प्रगति की तरफ आगे बढ़ रही। दूसरा, जो हमारी पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज है उन लोगों ने चेस किया भैया आइए। और तीसरी, जो हम नई इंडस्ट्रीज ला सकते हैं दुनिया में जो शिफ्ट हो रही है विशेष रूप से चाइना से, अब उनके लिए अपना प्रयत्न कर। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं मुंबई में योगी जी का कवरेज के लिए गया था। वहाँ पर देश के जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं सभी लोग वहाँ पर आए थे, चाहे वो रतन टाटा हो या फिर अंबानी हो, हर कोई वहाँ पर आया था। और वहाँ पर जब योगी जी इन लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनका सबसे पहला कहना था कि आप आइए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, आपको बेखौफ माहौल मिलेगा। ये बार बार हमेशा वही शब्द इस्तेमाल करते थे कि आप आइए यूपी में, आपको अराजकता नहीं दिखाई देगी। ये क्यों होता है? ये क्यों होता था, होता है नहीं अभी जो नहीं, अब नहीं है। आज की डेट में जो मुंबई में आप कवर करने गए थे तो ये मैं जनवरी 2018 की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। जब आप 2018 में उस बात तो लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका समय। जनवरी 2018 में मैंने आपको स्वयं बोला है कि हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश की छवि ठीक नहीं थी, लोग डरते थे। मैंने आपको बताया
उस छवि को, उस बहुत जो गहरी छाप जो नकारात्मक पूरे देश के इंडस्ट्रीज में पड़ी थी, उसको दूर अपने काम से और अपने काम से करके हमारी सरकार ने दिखाया। सिर्फ बोला नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल इस बात को कहा नहीं है कि हम ऐसा एनवायरमेंट देंगे, ऐसा एनवायरमेंट दिया। बड़े प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, उनके साथ अपना वसूली नहीं कर सकता। आपसे यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जब समिट हुआ था तो कितने लोगों द्वारा एमओयू साइन किया गया था और इस वक्त मौजूदा हालत क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है? लगभग 1045 लोगों ने, 1040-50 लोगों ने एमओयू साइन किए थे। उसमें से लगभग 400 एमओयू अपना काम शुरू हो गए, ग्राउंड ब्रेकिंग सर्च कर रहा था जिसमें ये बताया गया कि 1000 एमओयू साइन हुए हैं, लगभग 100 लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और यहाँ पर 400 का आंकड़ा। नहीं, 100 लोग नहीं कर चुके। आपने कहाँ सर्च किया मुझे मालूम नहीं। 81 तो पहले थे, हम लोगों ने वो जिन्होंने सारे लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। 290 दूसरी बार थे। अच्छा, 290 और दूसरी बार उसके बाद से लेकर लगभग ये 2019 के बाद है, जुलाई की, उसके बाद लगभग कुछ लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया या इंडस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू किया। तो वो लगभग 400 हो गए, जो मैंने कही। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत बड़ी संख्या है। उसमें देखिए, जो लोग एमओयू साइन करते हैं पीपीपी मॉडल्स के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पावर में जो रिन्यूएबल पावर है इसमें हमारे साथ साइन किया। तो रिन्यूएबल पावर में जितनी बड़ी संख्या में लोग हमारे पास आए, उसमें सिर्फ पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, वो जो उसको क्वालिफाई करता है, बिडिंग होती है, उसको दिया जाता है। पूरी दुनिया इस समय उसमें परेशान है। अगर आज की तारीख में हम उस परेशानी को एक चुनौती और अवसर के रूप में लेकर हम काफी मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य। जैसे जैसे अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के साथ साथ बहुत कोरोना का बहुत प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसको भी संभालना चाहिए। हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में इस बात का आशंका कोरोना को लेकर है, चाहे कोई भी व्यक्ति। आप बैठे हैं तो आपके मन में होगा, मैं बैठा हूं तो मेरे मन में होगा, हर व्यक्ति में। तो जब तक ये पूरी तरीके से कोरोना क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक मार्केट पूरी तरीके से नहीं है। क्योंकि आदमी जो परचेजर है, अंततः जो कंज्यूमर है, उसको बाजार में आना पड़ेगा। और कंज्यूमर आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो कॉन्फिडेंस के साथ बाजार में आना उसने शुरू किया। अभी हम लोगों ने मार्केट 5 दिन खोलने का निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। तो 5 दिन में मार्केट में मैंने देखा कि रिवाइवल हो रहा है। आप मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, अखबार वाले भी बोल रहे हैं कि चहल पहल है, लेकिन उस चहल पहल के साथ उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो जब मेरे से आप जैसे हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा कि कब तक नॉर्मल हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं दुनिया में उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो ये बता सके कि कोरोना से कब तक नॉर्मल हो जाएगा। समझ आता हूँ ना कि ये फैक्ट है। तो फैक्ट के साथ इस समय हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। गलतफहमी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं पहुंचेंगे। आज की तारीख में जिस समय मैं कह रहा हूँ, हमारी पहली प्राथमिकता वर्तमान में जो इंडस्ट्री से इसको खड़ा करना, और फिर हम पाइपलाइन के अंतर्गत करना, फिर बाहर से इंडस्ट्री लेकर आना। बाहर से इंडस्ट्री लाने के लिए बोल रहे हैं आप, चाइना से इंडस्ट्री आ रही है, साउथ कोरिया से इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको तलाश रही हैं। उनको किस तरह से आप लोग एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं? देखिए, अब इन्वेस्ट यूपी के नाते से हमने वो बनाया, एडवांटेज यूपी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एडवांटेज यूपी में आने के बाद आपका क्या एडवांटेज है? हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास अच्छे वाटर रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर हो चाहे सरफेस वाटर हो, हम लोग बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। हम दूध मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 के ऊपर हैं। वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीआर, हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एनसीआर के। हमारे पास एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा अच्छा नेटवर्क, पूरे देश में सबसे अच्छा नेटवर्क है। अभी जैसे अभी गंगा एक्सप्रेसवे भी आ जाएगा तो वी विल बी द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क इन द कंट्री। ठीक है, हमारे पास ये है। हमारे पास बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हमने चालू किए हैं, बड़ी संख्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और चालू होने जा रहे हैं। जेवर के ऊपर काम शुरू होने जा रहा है, कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत सरकार ने घोषित किया। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं। और हमारे पास जो एक क्या है किसी जो अमृतसर कैलकाटा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ये दोनों इंटरसेप्ट होते हैं हमारे स्टेट में, बड़ी दूरी तक हमारे स्टेट से निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये उत्तर प्रदेश को एक एडवांटेज है। ऐसे ही रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की बात होती है। रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। एमओयू का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड टू गो इंडस्ट्री, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो उनको जमीन चाहिए होती है, तो जमीन उनको आवश्यकता अनुसार उनको हम दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास खूब जमीन है, लेकिन कभी कभी उनके लिए जमीन के रेट्स होते हैं, कभी कभी उनके ऊपर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। तो
तो कई कारण होते हैं इंडस्ट्री में केवल एक कारण नहीं होता। सरकार से संबंधित जो कारण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित जो कारण है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और उससे हमारा इंडस्ट्रीज पसंद है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन रोजगार के जो अवसर हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों मजदूर परेशान है, हताश है दूसरे राज्यों में जाने के लिए? क्यों वो लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं, मुंबई, दिल्ली तमाम? और इस तरह के जो कोरोना काल हुए तो उसमें हमने साफ तौर पर देखा लगभग 40 लाख मजदूर वापस उत्तर प्रदेश आए। आया उत्तर प्रदेश, यही तो मैं इस बात को तो मैं कह रहा हूँ, जो बात आप कह रही हो कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से 40 लाख मजदूर वापस आया और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टेट से लोग काम करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर रियल स्टेट में देखें तो बहुत सारे झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश में भी मजदूर काम करते हैं। तो ये जो मुंबई में काम करते हैं, देखिए बड़े शहरों का ये एडवांटेज होता ही है। मुंबई शहर बहुत पुराना डेवलप शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है, पूरे देश भर में लोग जानते हैं। दिल्ली को कैपिटल होने का उसका सौभाग्य है, दिल्ली को कैपिटल होने का सौभाग्य है। गुजरात ने बहुत प्रगति करी। ये सारे स्टेट से, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे अन्य कुछ राज्य हो, उन्होंने प्रगति करी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था। मैंने ये सबसे पहले आपको ये बात बताई कि उत्तर प्रदेश के लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। आज एक माहौल बना कि लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अभी जो मजदूर आया लगभग 30-40 लाख, हमारा प्रयास है कि हम सब लोगों को यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से हम मैच मेकिंग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद हो गई थी लेबरों की जाने की वजह से, वो जो कुछ मजदूर लोकल थे और कुछ जो बात है, सबका समायोजन करते हुए इंडस्ट्रीज चालू हो गई। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि क्राइसिस है। आज की तारीख में अगर कोई भी इस बात को कहे कि हम पूरा क्राइसिस को बीट आउट कर चुके हैं, तो ये बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पूरी वैश्विक क्राइसिस है। पूरी दुनिया के बाजार बंद है, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है। चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने की मांग की जाती है, एप्स बैन हो ही गए हैं। चाइनीज कंपनियों को आप लोग आगमन दे रहे हैं? हमने किसी को आगमन नहीं दिया। किसको आगमन दिया? अभी कोरोना काल के बाद कौन सी इंडस्ट्री आ गई जिसको हम आगमन दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि जो कंपनियां चाहे वहां से आएंगी विदेशों से, उनको तो हम देंगे, लेकिन जो चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही थी, या मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जनरली लोग कहते थे कि हम चाइना से मंगा लेंगे, वहां से सस्ता पड़ेगा। एक जब सब कोरोना क्राइसिस शुरू हुई, कोविड-19 आया, एक हम लोगों ने शुरू में शब्द सुना पीपी किट, अब तो कॉमन हो गया। तो आम आदमी को, मेडिकल साइंस के लोग या मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हुए लोगों को मालूम होगा कि पीपी किट क्या होती है। आम आदमी को पीपी किट नहीं मालूम है। पीपी किट क्या है? पीपी किट इंपोर्ट होगी, कहाँ से होगी? चाइना से होगी। पीपी किट बहुत बढ़िया चीज कोई होती होगी। आज पीपी किट हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में प्रोड्यूस हो रही है, उससे अच्छी क्वालिटी की, उससे सस्ती। जो मास्क हम लोगों ने लगाया हुआ है, N95 मास्क बड़ी तेजी से चला। N95 मास्क अगर वहां से नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। N95 मास्क हम कर रहे हैं। ये तो छोटी सी बात है। सैनिटाइजर नहीं था, सैनिटाइजर हम इम्पोर्ट किया करते। आज सैनिटाइजर की कितनी तरीके से, कितनी बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी सैनिटाइजर का कम रेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमने अखबारों में पढ़ा कि अमेरिका हिंदुस्तान को 50 या 100 वेंटिलेटर देगा। मतलब 50 या 100 वेंटिलेटर बहुत बड़ी चीज है, अमेरिका से आ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में क्वालिटी के वेंटिलेटर्स बन रहे हैं और सस्ते दाम पर बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे हैं, अपडेटेड होकर बन रहे हैं। तो इसी बात को हम आगे लेके कि जो सी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट किया करते थे, हम अपने इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि आप उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो। तो ये जो मिथ था, ये जो एक गलत फहमी थी कि चाइना से ही जो कुछ आएगा हम उसको बनाएंगे, ये समाप्त हुआ है। इस कोरोना ने कठिनाई भी दी है, परेशानी भी दी है, लेकिन कुछ अवसर भी दिए हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए, उम्मीद भी दी है कुछ आगे। आपसे जानना चाहेंगे, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, योगी जी ने रखा है लक्ष्य कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जी देखिए, 1 करोड़ लोगों को सारा मिलाकर, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिसमें हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में सारे के सारे लेबर काम नहीं करते। मैं आपको याद दिलाऊं कि इंडस्ट्रीज में 15 से 20% लेबर काम करते हैं। बड़े सेक्टर में जो लेबर काम करते हैं वो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करता है। मैं उदाहरण आपका, जैसे आप कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर में एक किसी होटल का नाम लीजिए, कुछ हम जो भी हो जिसको आप समझते हैं, उस एक होटल में काम करने वालों लोगों की संख्या 200-300 होती है एक अच्छे होटल में। एक सामान्य होटल जो खाना वाना खिलाता है, 25-30 लोग उसमें काम करते हैं। 25-30 लोग एक इंडस्ट्री में काम नहीं करते। यहाँ पर हर दुकान में, जितनी भी दुकानें होंगी, उसमें किसी में 1, 2, 3, 4 लोग काम करते हैं, ठेली लगाने का काम करते हैं,
नाई का काम होता है, मूसी का काम होता है, प्लम्बर का काम होता है। ये बहुत बड़ी संख्या में ये सारे के सारे लोग हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, सारे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले नहीं आए। कोई वहाँ पर ठेला लगाता था, कोई अपने स्किल्स के हिसाब से काम करता था, कोई इंडस्ट्री में काम करता था, कोई दुकान में काम करता था, कोई मॉल में काम करता था, कोई सिनेमा हॉल में काम करता था। ये सारे के सारे लोग। अब यहाँ पे जैसे एक आर्यन रेस्टोरेंट है लखनऊ में, अगर आर्यन रेस्टोरेंट के बारे में एक दिन ऐसे सामान्य चर्चा करा तो कितने लोग काम करते हैं? लगभग 150 लोग काम करते हैं। तो रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलाकर होते हैं, पूरे के पूरे 40-50 लाख लोग सारे के सारे इंडस्ट्री में समायोजित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर फील्ड के अंतर्गत, जैसे मनरेगा में पिछले साल इसी महीने में जून पिछला महीना गया, जून में लगभग 14 लाख लोग मनरेगा में काम करके रोजगार पा रहे। अब की बार लगभग 54 लाख से ज्यादा लोग आ रहे, 40 लाख लोग बढ़े, बड़ी संख्या ना। रोजगार कहाँ मिला? मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिला। रोजगार कहाँ मिला? जो इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद होगी, जो इंडस्ट्री चालू हुई उसमें रोजगार मिला। रोजगार कहाँ मिला? जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हो गई थी, जैसे अब हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काम हो रहा है, पूरे तरीके से बंद हो गया था, सारे मजदूर चले गए थे। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसे बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज मिलाकर मजदूर जिसमें काम करता है, हम उनको बताते हैं। विपक्ष अभी भी आरोप लगाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शून्य है, नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास। हमेशा से ही कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, जवाब क्यों नहीं? आपने अभी जवाब दिया था थोड़ी देर पहले। आपने पूछा था मेरे से कि ये सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ी, कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ। विपक्ष का द्वारा वही तो दिया गया था। लोगों के मन के अंतर्गत एक भय तो विपक्ष के द्वारा पैदा किया गया। भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आती थी। किसकी सरकार थी? इन्हीं लोगों की तो सरकार थी जो बोल रहे हैं। अपहरण लूट इनकी सरकार में होता था, इंडस्ट्री से वसूली इनकी सरकार में होती थी। तो ये अभी उसी माइंडसेट में है। मैंने एक सिनेमा देखा था, उसका नाम था सदमा। एक श्रीदेवी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, वो 8 साल की थी, उसके सिर के ऊपर चोट लग जाती है, तो वो उसी में याद उसी को रहता था। ये इन राजनीतिक दलों को इतना बड़ा सदमा इस प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने दिया, तो उस सदमे में पिछला ही सब कुछ उनको याद है, तो वही बात बोल रहे हैं। जनता को सदमा तब लगा जब विकास दुबे द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों पर अटैक किया गया। इतने बड़े पैमाने पर जघन्य इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस वालों ने भी सारी चीज़ों को देखते हुए विकास दुबे को पकड़ा, एनकाउंटर हुआ। कानपुर का मामला है और आप कानपुर के इलाके से बिलोंग करते हैं। क्या न्याय प्रणाली इसी तरह से होनी चाहिए? देखिए, ये बात जरूर, इस बात को मैं भी कहना चाहूँगा। जो आपने कहा कि विकास दुबे के उस कृत्य से सदमा लगा, हमारे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना कोई भी दुर्दांत व्यक्ति कर सकता है, बहुत दुखद थी और बहुत शर्मनाक। लेकिन उसको उसी तेजी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने जैसा किया वो वैसा भुगतेंगे। बहुत कम समय के अंतर्गत ही सारे लोगों को वो सजा मिली जो उनके लिए होनी चाहिए। आज अगर सरकार में किसी भी प्रकार का कोई दुस्साहस कर सकता है कानून को अपने हाथ में लेने का, तो कानून के हाथ इतने मजबूत हैं कि जिस प्रकार की उनकी सजा होनी चाहिए उसी प्रकार की उनको सजा दी गई, ताकि आगे आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां भी पछतावा करें और कोई भी अपराध करने वाला इस बात को सोच समझ के करे उनका अंत नहीं है। एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए। देखिए, एनकाउंटर के ऊपर सवाल हमेशा किए जाते हैं। आज देश की और प्रदेश की जनता ने, जो जनता, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भी ओपिनियन देने वाला नहीं होता। आप किसी भी जनता के बीच में आप अपना कैमरा लेकर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल, विशेष रूप से विपक्षी दलों को छोड़कर आम जनता के बीच में जाकर पूछिए क्या वो पसंद है, कहेंगे। आज अगर वो कोई भी अपराधी भागने का प्रयास करेगा, तो लूट छीनने का प्रयास करेगा, उसकी मानसिकता क्योंकि ऐसी है। कभी कभी व्यक्ति में ताकत नहीं होती, लेकिन मन स्थिति इतनी खराब होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह सब न्याय होगा। उत्तर प्रदेश में न्याय के तरीके से न्याय होगा और संविधान के तरीके से न्याय होगा। एक आखिरी मुद्दे पर हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तर प्रदेश में CSR का जो दायरा है वो बेहद कम होता जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में CSR खर्च होते हैं, साउथ में चले जाएंगे तो तमिलनाडु और तमाम राज्य वहाँ पर खर्च होते हैं। उत्तर प्रदेश में CSR को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोग CSR के लिए जो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये भारत सरकार ने जिस समय ऑलरेडी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने इसको तरफ से ज़्यादा से जोर दिया। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा इनकम होती है, वो 2% उनके लिए कंपल्सरी है कि इस CSR में खर्चा करें। बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज जो उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने खर्चा किया।
हमारे को भी लोगों ने सहयोग किया है। अभी पिछले दिनों सैमसंग इंडस्ट्रीज ने स्वास्थ्य विभाग के लिए एम्बुलेंसेज दी जो पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड थी। मेरे निवेदन के ऊपर भी कुछ स्कूलों के अंतर्गत बहुत सारी मदद की है, कुछ हैंडपम्प्स के लिए मदद करी है, कुछ टॉयलेट्स के लिए बहुत बड़ी संख्या में माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के सुझाव के ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने टॉयलेट्स के लिए भी काम किया। तो जैसे जैसे चीजें ये महाराष्ट्र और वो आगे हैं कि वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज पहले से लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज पहले नहीं होती थी, अब आ रही हैं। और जैसे जैसे वो आ रही है वैसे वैसे CSR रिस्पॉन्स पर हमने एक विभाग में एक ऑफिस भी इस प्रकार से बनाया जो इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत करके CSR एक्टिविटीज के लिए उनको प्रेरित करती हैं और सही जगह के ऊपर उनका पैसा लगे, जरूरतमंद के लिए उनका पैसे का उपयोग हो, इसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है, हमारा विभाग भी प्रयत्नशील है और CSR के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस पर काम भी कर रहे हैं। CSR जनरल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।